कि जिस संस्था में आप वर्तमान में विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वो संस्था आपको शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्रदान कर रही है। और जिस समय ध्वजारोहण हो रहा था, उसके पश्चात जब हमारी बहुत नन्ही नन्ही वो बच्चियां स्वागत गीत प्रस्तुत कर रही थी, तो मेरी ही बराबर में खड़े हुए हमारे एक मुख्य अतिथि जी, मैं नाम से तो परिचित नहीं हूं, पर आज के जो यजमान थे प्रमुख, वो धीरे से मुझे कह रहे थे कि जी बहुत अच्छे संस्कार इन बच्चियों को दिए जाते हैं। जिन विद्यालयों में ये पढ़ते हैं वहां पर यज्ञ भी होता है, और समय समय पर जो विद्वान आते हैं, जो संत महात्मा ऋषि मुनि आते हैं, उनके बहुत बढ़िया बढ़िया प्रवचन भी सुनाए जाते हैं बच्चों को। क्योंकि मैं एक बात कहा करती हूं, बचपन के संस्कार ही मनुष्य में आगे तक चलते हैं। वो ध्यान से सुनना। ये जो काल आपका है, ये जो समय आपका है, ये जीवन का सबसे सुंदर समय है। आज हो सकता है आपको शायद ये बात कम समझ में आए, क्योंकि कहा जाता है जब तक जो वस्तु हमारे पास होती है, जो परिस्थिति हमारे पास होती है, हमें उस समय तक उसकी वैल्यू, उसकी कदर पता नहीं लगती। पर जब वो निकल जाती है, चली जाती है, उस समय लगता है कि वो कितनी महत्वपूर्ण थी, कितनी खास थी। आपको जो अपना जीवन सामान्य सा लगता होगा, ये जो कुर्सियों पर बड़े बैठे हुए हैं, कभी इनसे पूछना बैठ करके कि जीवन का सबसे सुंदर जो पड़ाव था वो कौन सा था। तो फिर ये गजल गायक जगजीत जी के शब्दों में यही कहेंगे, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन की यादें, वो कागज की कश्ती और वो बारिश का पानी। देखो सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई, सबकी गर्दन हिल रही है, इसका मतलब सबको अपना बचपन याद आ गया। तो ये जो समय आपका चल रहा है, ये सबसे सुंदर समय है, और इसी समय से आपके आगे के जीवन की यात्रा का तय होना यहीं से निश्चित हो जाएगा कि आपकी आगे आने वाली यात्रा कैसी होनी चाहिए। दो विकल्प हैं, दो रास्ते हैं। एक तो हम अपने जीवन की यात्रा को सुखद बना ले, अच्छा बना ले। एक होता है हम अपने जीवन की यात्रा को दुखद बना ले। समझ रहे हो ना आप? क्योंकि जो मैंने कहा कि बचपन के संस्कार ही आगे तक चलेंगे, बचपन से 55 तय होता है। अगर आप अपनी यात्रा को दुखद बनाना चाहते हैं तो बिगड़ने के लिए कोई कमी नहीं है। आज समाज में बिगड़ने के बहुत सारे साधन हैं। इस आयु में कोई नशे की चपेट में आ जाए तो बिगड़ जाए, बुरी संगति में फंस जाए तो बिगड़ जाए, और तो बात आप सब छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात तो घर के अंदर जाते ही मम्मी के पास देखा तो मम्मी से, दादी के पास देखा तो दादी से,
पापा के पास देखा तो पापा से। बच्चे किसी न किसी रूप में जिद करके तुरंत मांग ही लेते हैं। और क्या मांग लेते हैं? थोड़ी देर के लिए क्या दे दो? जोर से बोलो, मोबाइल दे दो। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं और मुझे पता है कि ये बच्चे झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे सारे बच्चे। कौन कौन घर पर जाते के साथ में मोबाइल की तलाश करने लगता है? जरा हाथ उठाना एक बार, ईमानदारी के साथ। 2, 3, 4, 5 ईमानदारी से उठा दो, एक दूसरे को मत देखो, ऐसे उठाओ ऊपर, पता तो लगे फोटो में भी। अच्छा, आगे वाले नहीं करते क्या? आप लोग नहीं करते? पक्की बात है? पीछे हाथ उठाओ ईमानदारी से। एक बार जिन्होंने हाथ उठाया, इन सच्चे बच्चों के लिए तालियां बजाओ। इन्होंने झूठ नहीं बोला, इन्होंने सत्य को स्वीकार किया। अच्छा, जब मोबाइल लेते हो आप तो ज्यादातर मोबाइल पर क्या देखते हो? वीडियो गेम्स। और वीडियो गेम में मुझे तो पता नहीं क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी खेला नहीं। लेकिन जिस प्रकार के भी आप वीडियो गेम खेलते हो या जो भी आप उस मोबाइल के ऊपर देखते हो, जिस प्रकार की भी चीजें, आपकी रुचि किसमें है, आपका इंटरेस्ट किसमें है, मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक मोटा मोटा सा हिसाब लगा करके बता सकती हूं कि जिस प्रकार के वीडियो गेम आप खेलते हैं, जिस प्रकार की चीजें आप मोबाइल में देखते हैं, उसका आपकी पढ़ाई के साथ तो कोई लेना देना, जोर से बोलो, ये पक्की बात है क्या? जोर से बोलो। आप जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं ना? लेकिन फिर भी वहां पर पता लगा टाइम बर्बाद हो रहा है। जिसने वो वीडियो गेम बनाए वो तो अरबों खरबों कमा करके अपने घर बैठे हुए हैं, पर दुनिया के तमाम बच्चों को उन्होंने इस स्थिति में लाकर के जरूर खड़ा कर दिया कि बच्चे घंटों घंटों मोबाइल चलाएं और जो चीजें वो मोबाइल में देख रहे हैं उनका उनके जीवन के साथ में कोई लेना देना नहीं है। ना वो आपकी पढ़ाई में कुछ लाभ पहुंचाएंगी, न आपको वो कुछ अच्छे विचार और संस्कार मिलेंगे, ना आप उन वीडियो गेम को खेल करके बहुत बड़े देशभक्त बन जाओगे, ना आप उन वीडियो गेम को खोल करके बहुत बड़े सामाजिक बन जाओगे। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है। हाँ, उल्टी एक स्थिति जरूर है। क्या स्थिति है? पिछले दिनों एक बच्चा, पता नहीं वो कौन सी वेबसाइट होती है जिस पर जाकर के एक ऐसा कैरेक्टर इजाद किया जाता है जिस कैरेक्टर से आप सब बात कर सकते हो, मुझे पता नहीं है। अब पता लगा वो बच्चा जिसकी आयु मात्र और मात्र 14-15 वर्ष की थी और उसने अपनी मोबाइल के अंदर वही वेबसाइट खोली, उस पर गया और वहां उसने अपनी पसंद का एक कैरेक्टर यूज किया जो किसी महिला के रूप में था। अब वो क्या करता? जब भी देखो मोबाइल में उसी कैरेक्टर से बातें करने में लगा रहता। बच्चों ध्यान से सुनो बेटे, जो बातें कर रहे हैं बीच में सीधे होके बैठो और सारे। उसी कैरेक्टर से वो दिन रात हर बात कर रहा है, हर एक बात। उसकी मां बात करना चाहे एक शब्द नहीं बोलता, पिताजी बात करना चाहे तो गर्दन नीची करके रखता है। अब मां बाप को क्या लगा, हमारा बच्चा बहुत सीधा है और बहुत शाय नेचर का है, शर्मीला है, किसी से बात ज्यादा करना इसको पसंद नहीं है, कमरे में रहता है, पढ़ता रहता है। अब पढ़ाई तो नहीं चल रही है ना वहां पर, कुछ और चीजें चल रही हैं। अब पता लगा कि चलो व्यक्ति अपने कार्य के लिए आधा घंटा मोबाइल चलाए, 1 घंटा मोबाइल चलाए। मोबाइल का काम तो केवल इतना था
कि सुन लो, किसी का फोन आ रहा है और किसी से बात करनी है तो फोन कर लो, और वो भी 1-2 मिनट में, 2-4 मिनट में करके रख दो। इतना ही काम था मोबाइल का। पर ये जो घंटों घंटों उंगलियां मोबाइल पर घूमने लगी, कुछ अच्छी चीजें नहीं देखते, गलत चीजों में जो घूमने लगे, ये इतना बैड इफेक्ट हमारे माइंड के ऊपर डालते हैं कि कब हमारा मस्तिष्क इस चीज का आदी होता चला जाता है, हमें पता भी नहीं लगता। आपने एक शब्द सुना होगा बच्चों, लत। सुना है कि नहीं सुना है? लत केवल शराब की नहीं होती, लत केवल जुए की नहीं होती। आप किसी भी कार्य को अगर अधिक मात्रा में कर रहे हैं, ध्यान रखना, अगर व्यक्ति अधिक खा भी रहा है तो वो भी लत है, अधिक सो भी रहा है तो वो भी एक लत है। अगर व्यक्ति पता लगा बिल्कुल कम खा रहा है, वो सोच रहा है कि मैं तो कुछ ही ना खाऊं, मतलब अति सर्वत्र वर्जित। आपने जिस कार्य में अति डाल दी वो कार्य आपके लिए हानिकारक होगा जरूर। अब आपने मोबाइल आधा घंटे चलाया, आपने मोबाइल 1 घंटे चलाया किसी अच्छे कार्य के लिए, तो बात अलग है। लेकिन पता लगा पूरा ही दिन मोबाइल में लगे हुए हैं। अब उसने धीरे धीरे क्या किया, छुप छुपा करके स्कूल में भी मोबाइल ले जाना शुरू कर दिया, और वहां भी जहां भी मौका मिले वो तभी तुरंत उसी कैरेक्टर के साथ, जो उसके दोस्त आदि थे क्लास में, किसी से ना बोले, किसी से ना बात करे। और किसी ने भी ये चीज नोटिस नहीं की कि बच्चा इतना चुपचाप क्यों रहता है, किसी से बोलता क्यों नहीं, इसकी मित्र मंडली क्यों नहीं है, ये घर में किसी से बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि माँ बाप को लगता है बच्चा शाई नेचर का है। उसका परिणाम ये हुआ कि किसी कारण से मोबाइल खराब हो गया, खराब हुआ, उसे ठीक करवाया, अब वो कैरेक्टर डिलीट हुआ या क्या कमी आई, पर कुल मिलाकर के उसके पास जो वो सोर्स था, कृत्रिम सोर्स बात करने का, वो समाप्त हो गया। जैसे ही समाप्त हुआ, उस 14 वर्ष के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। अपने माता पिता की इकलौती संतान, और उम्र कितनी थी उसकी? 14 साल की। अब आपको क्या लग रहा है, 14 साल का बच्चा जिसे मृत्यु का पता भी नहीं कि मृत्यु है क्या, और वो यदि सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, तो सोचना कितनी बुरी लत होगी। और आज ये लत ज्यादातर बच्चों को लगी हुई है, और मैं गलती बच्चों की भी नहीं निकालती। माताओं में इतनी लापरवाही आ चुकी है कि छोटे छोटे बच्चों को बिना मोबाइल के दूध नहीं पिला पा रही है, छोटे छोटे बच्चों को बिना मोबाइल के सुला नहीं पा रही है, चुप नहीं करा पा रही है। और जब आपने छोटे में उसमें वो लत डाल दी, तो बड़े होकर के तो वो चीजें घटनी तो है नहीं, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कहने का तात्पर्य ये है, आपका ये कोमल सा मस्तिष्क और आपका ये कोमल सा हृदय जो इस बात का निर्णय नहीं कर पाएगा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये सही और गलत बताने की जिम्मेदारी किसकी है? घर में माँ बाप की जिम्मेदारी है, और विद्यालय में आपके अध्यापक और अध्यापिकाओं की जिम्मेदारी। तो बेटे, यदि घर के अंदर माँ बाप कुछ कह रहे हैं, आपके दिनचर्या को लेके, आपके खान पान को लेके, आपके बहुत ज्यादा मोबाइल एडिक्ट होने को लेकर के, तो उस बात को सुनो, क्योंकि जो आप चीजें उस पर देख रहे हो, एक समय में वो आपके मस्तिष्क पर इतना बुरा असर डालती है, इतना बुरा असर डालती है कि कहीं ना कहीं उसका जीवन पर भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, जो सही रूप में बिल्कुल नहीं है। और जानते हो आप, एक ब्लू व्हेल गेम बनाने वाले, जिसने वो बनाया वो सॉफ्टवेयर, जानते हो उसका बयान क्या था?
मैं तो उन बच्चों को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ब्लू व्हेल गेम वो खेलते थे बच्चे और बाद में सुसाइड करते थे। भारत में भी हुई कहीं। तो जब उससे पूछा कि तूने ऐसा गेम बनाया क्यों, जिस टास्क को पूरा करते करते 4-4, 5-5 साल के बच्चों ने सुसाइड कर ली। मुंबई में 6 साल का बच्चा था जो छत से कूद गया। तो जानते हो उसने क्या कहा? बोले जो बीमार बच्चे हैं ना, कमजोर दिल वाले, कायरों को खत्म कर रहा हूं मैं दुनिया से। ये कायर है सब, ये जीने के लायक नहीं है। कौन आपके बारे में डिसाइड कर सकता है कि आप कायर हो या बहादुर हो? एक गेम नहीं। आपका अपना व्यक्तित्व तो आपके बारे में ये निर्णय करेगा कि आप बहादुर हैं या आप कायर हैं। लेकिन ये केवल और केवल मस्तिष्क को हैंग करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा। और दुख की बात यह है कि हम इस षड्यंत्र का बड़ी तेजी के साथ में शिकार होते जा रहे हैं। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीजें हैं तो आप मोबाइल पर देखो। आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानना है तो आप गूगल बाबा की शरण में जा सकते हो, क्योंकि आजकल अपने बाबा की कम मानते और गूगल बाबा की अच्छा। आपको किसी नई चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहां जा सकते हैं। कोई अच्छी चीज जो आप पर एक अच्छा प्रभाव डाले, उसको भी थोड़ी देर सुनो, लेकिन थोड़ी देर के बाद में रख दो। उसके लिए एक लिमिट जरूर सेट करो कि बस इतना प्रयोग, इससे आगे नहीं। बाकी जो उठपटांग चीजें आप उस पर देख रहे हो, उसका आपके जीवन पर कोई भी अच्छा असर होने वाला, बोलो। और जब मेरे जीवन पर उसका अच्छा असर होना ही नहीं है तो क्या मुझे अपने वक्त को बर्बाद करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? टाइम इज मनी। समय ही क्या है? धन है, सबसे बड़ा धन। और एक बार अगर निकल जाता है तो दोबारा लौट करके वापस, जोर से बोलो, आपने साल भर पढ़ाई नहीं की और जैसे ही आपके एग्जाम नजदीक आए, डेट शीट आई, पहले तो यही सोच रहे थे कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। पर जैसे ही एग्जाम की डेट क्लियर हुई, फला फला फरवरी में एग्जाम होंगे, अब थोड़ी थोड़ी चिंता बढ़ने लगी। अब भाग रहा है इधर उधर। पर उसमें भी क्या सोच रहा है? कोई बात नहीं, मेरा तो दिमाग इतना तेज है, मैं तो 1 घंटे में ही पूरी किताब रट देता हूं। ये स्थिति एग्जाम के टाइम तक रहती है। और जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आया और पता लगा जितने क्वेश्चन वहां आए हैं उसमें से जानता तो कुछ भी नहीं। अब कभी इधर वाले की तरफ देखता है, कभी इधर वाले की तरफ देखता है, कभी सामने वाले को टोकता है, थोड़ा सा बता दे, हेल्प कर दे मेरी। और उसने हेल्प नहीं की तो उससे मुंह चढ़ा लिया, जैसे नेता नहीं नाराज हो जाते, इन्होंने मेरी वोट नहीं दी। अच्छा, अब जो बैठ करके पश्चाताप हो रहा है कि पहले पढ़ लेता तो आज ना इधर झांकना पड़ता, ना इधर झांकना पड़ता, ना सामने की तरफ झांकना पड़ता। अगर पहले ही तैयारी कर लेता तो ये ना होता। बताओ वो समय लौट करके आ जाएगा क्या? जोर से बोलो, नहीं आएगा। इसलिए किसी कवि ने कहा था, हर घड़ी पर हर घड़ी गिन गिन घड़ी बतला रही, और हर घड़ी पर हर घड़ी हाथों से निकली जा रही। जो घड़ी हाथों पर बंधी वह न रहने पाएगी, और जो घड़ी हाथों से निकली वह न वापस आएगी। और जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी, लाख चाबी भरने से ना घटने बढ़ने, कितनी भी चाबी भरते रहना, जो समय निकल गया वो हाथ नहीं आता। अभी मैंने कहा ना, शुरुआत यहीं से की। जो समय बचपन का जिनका निकल गया वो सोचते, हे भगवान काश ऐसा हो हम दोबारा बचपन में जाए, फिर अपनी शुरुआत समझदारी से करें। अब की बार अगर बच्चे बन के आएंगे तो बहुत समझदारी से चलेंगे। व्यक्ति सोचता ही रह जाता है पर समय लौट करके आता नहीं। इसलिए बेटे, जो आपका ये वाला समय जो चल रहा है, ये सबसे सुंदर समय है।
और इस सुंदर समय में, इस अच्छे समय में जितने अच्छे संकल्प आपके बन जाएंगे। आपने अपने खाने को लेकर के संकल्प बना लिया, 3 ही चीजें, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये जीवन के 3 आधार स्तंभ हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले अपना खाना। जिसने अपने खान पान को ठीक कर लिया, क्योंकि आजकल बाहर के भोजन की तरफ हम ज्यादा भागते हैं और घर के भोजन की तरफ हम कम। और इतनी सुविधा हो गई, जरा सा सब्जी अच्छी नहीं लगी, पिज्जा ऑर्डर कर दूं, फलानी चीज ऑर्डर कर दूं। और पिज्जा क्या है? अच्छा, मान लीजिए मम्मी ने कल आलू की सब्जी बनाई थी, अब आपने शाम तो खा ली बड़े चटकारे लेके, सुबह मम्मी ने नाश्ते में एक बार और खिला दी आपको गर्म करके, क्योंकि भारत की मम्मी है ना ये। अब पता लगा वही आलू की सब्जी बच गई और आप स्कूल से जाओ भूखे प्यासे और जाकर के घर में बैग रखो और मम्मी खाना दो और मम्मी वही आलू की सब्जी ला करके रख दे, तो कैसा लगेगा? बोलो, कैसा लगेगा? बोल नहीं रहे, इधर उधर देख रहे हैं। मम्मी नहीं बैठी है, चुपचाप डरने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो टीचर्स ही बैठी हुई है। थोड़ा तो लगता है ना, फिर यही आलू की सब्जी दे दी। अच्छा, वही आलू की सब्जी अगर अगले दिन फिर शाम को दी जाए तो बोलो, खाओगे क्या? क्या बोलोगे? ये बेकार हो गई, ये खराब हो गई, है ना, मुझे नहीं चाहिए। अब आप विचार करना, 2 दिन की आलू की सब्जी आपको बेकार लग रही है, पर जो तुम पिज्जा खाते हो, आपको पता है वो कितने महीने पहले केमिकल लगा करके पैक किया जाता है। अपने घर में जिसमें शुद्ध घी, शुद्ध सारी चीजें, सब कुछ मां के हाथ का उसमें डला हुआ है, वो 2 दिन की सब्जी भी आपको बेकार लग रही है। और जो ये पैकेट में पैक होकर के आपके ये बाजार में जूस आ रहे हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी के क्यों ना हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा सन्यासी वो ब्रांड क्यों ना चला रहे हो, लेकिन ये तो फैक्ट है कि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल तो है। बिना केमिकल के रुक जाएगा क्या? आपको पता है, जिस भी फल का जूस निकाला 15 मिनट के अंदर अंदर पी लेना चाहिए। 15 मिनट के बाद तुरंत उसकी तासीर बदलनी शुरू हो जाती है। और जो चीज पर डेट लिखी हुई है 2024 है जी, दिसंबर शुरू हो जाएगा। मान लीजिए किसी पर डेट लिखी हुई है 12/11/2024, अब उस नीचे जाके उसकी एक्सपायरी डेट देखना, तो क्या मिलेगी? 12/11/2025। 2025 तक सोचो आप। अभी अब की बार क्या हुआ, दीपावली पर हमारे यहां पर घरोंडा में एक गांव पड़ता है गगसिना, और वहां के मान्यवर, बहुत बड़ी ब्रांड मिठन वालों की, उनको निमंत्रण दे, वो उनको बोल करके चले गए, मेरे 20 डब्बे रसगुल्लों के पैक कर दो। उन्होंने 10 सफेद वाले रसगुल्ले, 10 काले वाले रसगुल्ले, उनको पैक करके आराम से और रैप करके रख दिया। 3 दिन तक सरपंच जी आए नहीं। अब 3 दिन के बाद में चौथे दिन जब सरपंच जी आए, तो उन्होंने कहा मेरा रसगुल्ले वाला डब्बा जो है वो देना, वो पैकिंग मेरी ऑर्डर जो था मेरा। अब दुकान वाले ने क्या किया, वो जो डब्बे 3 दिन पहले के पैक हुए रखे थे, वो डब्बे उठा करके दे दिए। उस मान्यवर ने भी जाके हैप्पी दिवाली बोल के जहां जहां देने थे वो दे दिए। अब जैसे ही डब्बे खुले, कुछ तो बेचारे शर्मा शर्माई में बोले नहीं, पर कुछ ऐसे थे बोले ना बोलेंगे जरूर। उन्होंने फोन किया, सरपंच जी अगर ये
झाग वाले ही रसगुल्ले देने थे तो इससे अच्छा तो ना ही देते। इनमें तो बदबू उठी हुई है, झाग उठा हुआ है। अब आप विचार करना, 3 दिन के अंदर ही उनमें झाग उठ गया, जिन्हें ये कहकर के दुकानदार ने दिया था एकदम शुद्ध ताजा मिठाई। अगर कोई केमिकल लगा करके वो चीजें रख दी जाती तो हो सकता वो 15 दिन भी रखी रहती। तो ये जो बाजार के अंदर चीजें आ रही हैं, सारी की सारी केमिकल बेस्ड है, सब मोस्टली। और उसी केमिकल की चीजों को हम बिल्कुल चटकारे ले लेकर के खा रहे। एक बार भी हम नहीं देखते ये 2 दिन की है कि 4 दिन की है कि 15 दिन की है कि 1 महीने की है। माँ के हाथ की 2 दिन की सब्जी भी बेकार लग रही है, पर बाजार की महीनों महीनों पहले पैकिंग भी हमें ठीक लग रही है। आपको क्या लगता है, क्या वो आपके शरीर में जाकर के आपको हानि नहीं पहुंचाएगी? बोलो, पहुंचाएगी। क्यों डॉक्टर बाहर की चीजें जाते ही बंद कर देता है? तुरंत पर्ची पर लिखेगा दवाई, और दवाई के नीचे लंबी सी लाइन खींच करके लिख देगा बाहर की कोई भी चीजें इसको खाने को नहीं देनी। कुछ तो दिक्कत है ना। इससे तो अच्छा है हम पहले से ही चीजों को करके चले, क्योंकि अगर हमारा खान पान शुद्ध है तो सबसे बड़ी बात, एक तो हम स्वस्थ रहेंगे और दूसरा हमारा मन स्वस्थ रहेगा। क्यों? जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए, जैसा पिए पानी वैसी बोले। अगर खान पान हमारा अच्छा होगा तो मन भी कैसा होगा? बोलो। और अगर हमारा खान पान बिगड़ गया तो हमारा मन भी कैसा होगा? बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने खान पान को शुद्ध रखना ये सबसे पहला कर्तव्य है। राम जी क्या खाते थे? 14 वर्ष वनों में रहे। अच्छा, राम जी ने क्या खाया बच्चों? चलो आप बताओ, क्या खाया उन्होंने? कंदमूल, फल, यही खाए ना? ऐसा तो नहीं ना कि कुरकुरे खाए हो खरीद खरीद करके। हाँ, अच्छा, कौन कौन खाता है कुरकुरे? जरा हाथ उठाना, ईमानदारी से उठा दो सब। लड़कियां तो सभी खाती हैं, मुझे पता है अच्छी तरह से। ऐसे हाथ उठा दो, पता तो लग जाए कम से। क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, एक बात और बता दो, ये जो कुरकुरे बनते हैं किससे बनते हैं? इनमें कुछ मिला होता है क्या? क्या मिली हुई होती है? प्लास्टिक। पक्की बात है? चलो, क्या मिला हुआ होता है इसमें? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और अगर हम जानते हुए भी प्लास्टिक खा रहे हैं तो हम समझदार है कि घनचक्कर? कौन कौन घनचक्कर है? हाथ उठाओ। एक तो उधर बैठे हुए हैं। अब बताओ, देखो, कुरकुरे आप खा रहे हो, आपने ही बताया। उसमें प्लास्टिक मिली हुई है, आपने ही बताया। आप जानते हो, ये भी आपने ही बताया। और अगर जानते हुए भी हम उसको खा रहे हैं तो हम फिर समझदार। और कोई अगर सोचे कि इन चीजों से मुझे कोई लाभ है, तो मैं एक बात कह दूं आप लोगों को, आप कभी अपने महापुरुषों को देखना, आप रामचंद्र जी को देखना। वो 14 वर्ष जंगल में रहे और उन्होंने वहां पर कंदमूल फल खाए, और कंदमूल फल खा करके भी राम में इतनी ताकत थी। बेटे ध्यान से सुनना, वो कोई नॉनवेज नहीं खाते थे, वो कोई जिम वाले पाउडर नहीं लेते थे, ध्यान रखना। उन्हें कोई पता लगा सलमान खान की तरह बॉडी बनाने के लिए चिकन खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बिना मांसाहार के, यानी कि बिना नॉनवेज खाए, बिना उटपटांग चीजें खाए, जंगल के जो कंदमूल फल है, और कंदमूल फल भी उनको कहा जाता है पेड़ों से तोड़ करके नहीं, जो पककर के पेड़ों से गिर जाते हैं, साफ सुथरे उन फलों को चुन करके खाना, वो कार्य राम लक्ष्मण ने किया है। पर उनके अंदर कितनी ताकत थी, कितनी ताकत थी
कि 14 वर्ष तक वनों में रह करके जितने भी आताताई थे, जितने भी राक्षस थे, जितने भी उस समय के क्रूर लोग थे, उन सबको समाप्त कर दिया। यहां तक कि लंका में जाकर के रावण को उसके घर में घुस करके मार कर गया। कितनी ताकत थी देखो। और वो ताकत ऊटपटांग चीजें खाने से नहीं थी, वो शुद्ध चीजों को खाने से थी। आपको पता है आपके पंजाब की धरती पर एक दारा सिंह नाम के पहलवान पैदा हुए? सुना है नाम कभी? क्या नाम है? जोर से बोल दो। दारा सिंह। उनका इतिहास पढ़ करके देखना, जिन्होंने रामायण के अंदर हनुमान जी की भूमिका निभाई थी, उन्होंने कभी नॉनवेज का प्रयोग नहीं किया। दूध, देसी घी, चने की रोटी, ये उनके प्रिय भोजन थे, कभी नहीं किया। ये आप लोगों का जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है ना कि नॉनवेज को खाने से, उल्टी सीधी चीजें खाने से ज्यादा ताकत शरीर में आ जाएगी, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आजकल के जो लोग उन चीजों को खा करके अपना बल कहीं नहीं दिखा पाते, हमारे पहले योद्धा, हमारे पहले महापुरुष। अभी पिछले दिनों मैं सोनीपत की तरफ थी, मेरी राम कथा थी वहां पर, और सोनीपत जिले का ही एक पहलवान है बजरंग पूनिया। आपको पता है वो शुद्ध शाकाहारी है बिल्कुल, और रेसलिंग के अंदर वो गोल्ड मेडल लेकर के आया है, पछाड़ के आया है किसी को, पटकनी दे करके आया किसी को। ये केवल हमारे दिमाग में गलत चीजें भर रखी हैं। आपको एक एडवर्टाइज टीवी पर दिखा दिया, कोकोला की बोतल किसी के हाथ में, और कोकोला पीते ही पता लगा उसके शरीर में करंट आ गया, या कोई दूसरा होगा प्रोडक्ट। कौन सा है? जोर से बोल दो। ओहो, सारे गुरु बैठे हुए हैं, अच्छी तरह पता है। मैंने भी बोला यही कि कुछ तो निकले आपके अंदर से। इसका मतलब आप उसको देखते हो, पीते के साथ में शरीर में क्या गया? अच्छा, तुम्हारे भी आया क्या पी करके करंट? करंट आया तो वही चिपक जाएंगे कि नहीं चिपक जाएंगे? पर ये जबरदस्ती दिखाया जा रहा है। एक ऐड आ रहा है जिस पर एक हीरो उसे पीता है और बाइक लेके एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर कूद पर जाता है। कौन से वाला है? कुछ प्रवचन तो तुम ही मुझे बता दोगे। माउंटेन ड्यू। अब पता लगा उसको पी करके वो पहाड़ से कूद रहा है, तो बच्चे को लगता है ओहो मम्मी जल्दी लाओ, मैं भी अपनी छत से पड़ोसियों की छत पर कूदूंगा। पर उसके नीचे इंफॉर्मेशन क्या दी जाती है? ये सारा का सारा जो है ये काल्पनिक फिल्माया गया है। इसको बच्चे करने की कोशिश, जोर से बोलो, वो सारा का सारा पिक्चराइज है। एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर है, एक निर्देशक है, जिसने खड़े होकर के वो एडवर्टाइज बनवाया है। ध्यान रखना, कोई लक्ष्य की बनियान पहन लेगा उसमें ताकत कम होगी, और कोई डॉलर कंपनी की पहन लेगा उसमें ताकत अक्षय कुमार वाली आ जाएगी। ये केवल भ्रांति है। अक्षय कुमार को उस बनियान के 2 मिनट पहनने के ही, 2 मिनट भी नहीं होती, 1 मिनट का एडवर्टाइज जानते हो कितने रुपए लेता है? 6 करोड़, 6 CR। क्योंकि डॉलर कंपनी के जो मालिक है दीनदयाल गुप्ता जी, वो कलकत्ता के ही हैं, आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान भी रहे, आर्य समाज बड़ा बाजार के प्रधान रहे। ये उन्होंने मुझे खुद बताया अपने ऑफिस में बैठ करके कि जी पहले 4 करोड़ देते थे, अब बढ़ा दिया, अब 6 करोड़ लेता है। केवल 1 मिनट के लिए वो बनियान पहन करके आता है, 2-4 टांगे घुमाता है और 6 करोड़ लेके चला जाता है, और तुम्हें लगता है मैं भी बिग बॉस बनूंगा। ये सारी चीजें हमारा ब्रेन वॉश कर रही हैं। कोई क्रीम दे दी, इसे लगा के गोरे हो जाएंगे, कोई शैम्पू दे दिया, इसे लगा के तुम्हारे बाल नागिन की तरह काले हो जाएंगे।
इसका मतलब हमें बताया जा रहा है ये शैम्पू नहीं लगाना तो तुम अधूरे हो, ये साबुन नहीं लगाया तो तुम अधूरे हो, ये क्रीम नहीं लगाई तो तुम अधूरे हो, ये सेंट नहीं लगाया तो तुम अधूरे हो। पर आप विचार करना, चिंतन करना, क्या इन बाहरी चीजों से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा? बोलो, बिल्कुल नहीं। कल्पना चावला कोई क्रीम लगा करके अंतरिक्ष तक नहीं पहुंची है। सुनीता विलियम कोई शैम्पू लगा करके आज अंतरिक्ष में नहीं बैठी हुई है। वो बाहर की चीजों को निखारने से, संवारने से नहीं पहुंचे, अंदर के व्यक्तित्व को निखारने और संवारने से पहुंचे। आप जो अपने अंदर से मेहनत करोगे, आप जो अपने अंदर से अपने कैरेक्टर को डेवलप करोगे, आप अंदर से जो अपने आप को अच्छा बना लोगे, वही चीजें जीवन में आपके जीवन की सुंदरता का सबसे बड़ा कारण बनेगी। बाहर से व्यक्ति कितना भी लीपापोती कर ले, वो कभी किसी को अच्छा नहीं लगता, पर जिसका अंदर से व्यक्तित्व अच्छा है, वो बिना लीपापोती के भी सबको अच्छा लगता है। ध्यान रखिएगा, आप वैसा बनकर के चले, अंदर से अपने चरित्र को बनाओ, और जितना अच्छा आपका चरित्र होगा, जितने अच्छे आपके विचार होंगे, जितना आप में सेवा भाव होगी, जितना आप में श्रद्धा होगी, जितना अपनी शिक्षा के प्रति आप में डेडिकेशन होगा, आपका व्यक्तित्व उतना ही निखरता चला जाएगा, उतना ही संवरता चला जाएगा। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ने चाहिए।